नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत नेतृत्व पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेतृत्व। ये नेतृत्व पर यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने नेतृत्व क्या है, उसके प्रकार, उसके विशेषताएं और उसके कार्यों का वर्णन किया। आज हम इस दूसरे वीडियो में नेतृत्व की शेष भाग का अध्ययन करेंगे। नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्वकर्ताओं के आचरण के आधार पर नेतृत्व की 3 प्रकार की प्रमुख शैलियाँ जो सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं, उनमें है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, निरंकुश एक तंत्रीय नेतृत्व शैली, दूसरी हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली। पहली है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। इसे सहभागिता शैली भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। निर्णय में नेता और अधीनस्थ मिलकर निर्णय लेते हैं और नेता अंतिम निर्णय नहीं करता बल्कि वो विकल्प सुझाता है। समूह के सदस्यों को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। नेता का ये विश्वास रहता है कि अधीनस्थों में पर्याप्त क्षमताएं, योग्यताएं और सभी का वो आदर करता है। तो लोकतांत्रिक शैली में एक सहभागिता बनी रहती है। दूसरी है निरंकुश या एक तंत्रीय नेतृत्व शैली। यह लोकतांत्रिक शैली से एकदम विपरीत है, भिन्न है। इसमें एक तरफा यानी कि ऊपर से नीचे संचार होता है, संप्रेषण होता है, क्योंकि निर्णय में नेता की भूमिका बहुत होती है। अधीनस्थों से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। यह केवल नीति, निर्णय, आदेश और मार्गदर्शन निर्धारित करता है नेता, और स्वयं ही प्रवर्तन करता है। अधीनस्थों का परस्पर कोई सहयोग इसमें नहीं होता है। इसलिए निरंकुशवादी प्रकृति की ये शैली होती है। और तीसरी शैली है हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली, लेजिस फेयर वाली। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार की शैली में नेतृत्व कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। अधीनस्थ ही स्वयं निर्णय लेते हैं और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहती है कि संगठनात्मक हितों के लिए वो एक उच्च शैली संगठनात्मक हितों के लिए वो निर्णय ले सकें, और नेता केवल उनको मार्गदर्शित करने का कार्य करता है। इस शैली में नेता स्वयं समूह के सदस्य के रूप में ही भूमिका अदा करता है। वो नेता जैसा व्यवहार नहीं करता है। अब देखेंगे नेतृत्व की विचारधारा अथवा दृष्टिकोण के नेतृत्व की विचारधाराएं और दृष्टिकोण के संदर्भ में नेतृत्व से संबंधित अनेक शोध कार्य हुए हैं, और इन शोधों के आधार पर नेतृत्व के जो सिद्धांत, जिनको हम थ्योरी कहते हैं, इन थ्योरी अथवा सिद्धांतों को विचारधारा भी कहते हैं। बहुत सारी थ्योरी और विचारधाराएं हमारे सामने हैं। कुंटज तथा ओडोनेल ने 3 उपागमों या दृष्टिकोण या सिद्धांतों के आधार पर, जिनको हम कहते हैं लक्षणवादी, स्थितिवादी और तत्ववादी विचारधारा को महत्वपूर्ण माना है। संक्षिप्त में जो नेतृत्व से संबंधित विचारधारा, दृष्टिकोण, सिद्धांत जो निम्नांक कहते हैं, उनके निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर उनका अध्ययन करेंगे। पहला है लक्षणवादी विचारधारा। प्राचीन रोमन और यूनानी सभ्यता से प्रभावित इस सिद्धांत को महान आदमी सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें ये मानकर चलते हैं कि लक्षण या जो योग्यता हैं, जो गुण हैं, जिन उनके आधार पर ही नेतृत्व ज़्यादा सफल होता है। आर्ब्रे, टीट, घिसोली, बर्नार्ड, सेल आदि विद्वान जो इस विचारधारा के पोषक हैं, समर्थक हैं, उनका मानना है कि नेतृत्व संबंधी जो गुण हैं, जैसे चरित्र, ईमानदारी, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, तकनीकी ज्ञान, कर्मठता, सहनशीलता, बौद्धिक क्षमता या बौद्धिकी या प्रबंधकीय कुशलता, मृदुभाषी व्यवहार, ये सब गुण हैं, जो लक्षण हैं, जो इनके आधार पर नेतृत्व को अलग परिभाषित किया जा सकता है। उसके आधार पर नेतृत्व की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। दूसरी यह विचारधारा है या दृष्टिकोण, वो है समूह विचारधारा। नेतृत्व के अनुयायी या समूह सिद्धांत का विकास सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिंतकों द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि नेता अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाता है और अनुयायी नेता पर निर्भर करते हैं। अनुयायी तब तक नेता का साथ देते हैं जब तक अनुयायियों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती है। यानी कि समूह की आवश्यकताएं, फॉलोअर्स की आवश्यकताएं जब तक पूरी होती रहती हैं,
तब तक फॉलोअर्स अपने नेतृत्व को स्वीकारते हैं और उसका साथ देते हैं। H.S. सेंसफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि नेता के नेतृत्व क्षमता के अध्ययन में नेता और अनुयायी, जिनको हम समूह के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, कि संबंधों का अध्ययन पर बल देता है। तीसरी जो दृष्टिकोण है वो स्थितिवादी विचारधारा। परिस्थितिवादी या स्थितिवादी विचारधारा के नाम से भी इसको जानते हैं। इस विचारधारा का मुख्य चिंतन या मुख्य संदर्भ है उन परिस्थितियों की खोज पर है जो नेतृत्व की भूमिकाओं, कुशलताओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है F.E. फीडलर, और उनका मानना है कि नेतृत्व परिस्थितियों में उभरता है और उस स्थिति के अनुसार प्रभावित होता है। कई बार परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जो लोग नेता को प्रभावित करते हैं, नेता उनको प्रभावित करता है। इस सिद्धांत को कुंटज तथा ओडोनोल ने अवसर प्रदान करने के सिद्धांत के नाम से मतलब अवसर प्रदान करने वाले सिद्धांत की संज्ञा दी है। इस सिद्धांत को हम एक कंटिजेंसी थ्योरी के रूप में भी देखते हैं। अगली विचारधारा या सिद्धांत दृष्टिकोण है वो है पथ लक्ष्य विचारधारा। इस सिद्धांत का विकास जो किया है वो है मार्टिन जी एवांस तथा रॉबर्ट जे हाउस ने किया। प्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से प्रभावित है पथ लक्ष्य विचारधारा, और इस नेतृत्व विचारधारा की मुख्य मान्यता या संदर्भ ये है कि नेता का प्रभाव इसलिए रहता है कि वो अधीनस्थों की प्रेरणा, क्षमता, उत्साह, संतुष्टि को प्रभावित करता है। इस विचारधारा का मानना है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में दी जाने वाली प्रेरणा, क्षमता, उत्साह ही और कार्मिकों की संतुष्टि, समूह की संतुष्टि ही नेतृत्व को उच्च स्तर पर विद्यमान करती है, उसके अनुयायियों की संख्या निरंतर बढ़ाती है। अगली जो विचारधारा या दृष्टिकोण है वो है जीवन व्रत विचारधारा। पॉल हर्शी और वेलेंकर्ट द्वारा विकसित यह सिद्धांत नेतृत्व तथा संबंधित कार्मिकों की परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानता है। इनके अनुसार नेतृत्व की कार्यशैली और संबंध सूत्रता के 4 तत्व होते हैं। पहला कथन शैली, दूसरी विक्री शैली, तीसरी भागीदार शैली और चौथी प्रतिनिधित्व शैली में इनको बांटकर विभाजित करके देखा जा सकता है। इसमें यह बताया जाता है कि नेतृत्व की सही शैली का प्रयोग होना चाहिए, नेतृत्व को यह आना चाहिए। अधीनस्थों की परिपक्वता का स्तर निम्न हो तो वहाँ कथन शैली और विक्री शैली कारगर सिद्ध होती है, जबकि भागीदार शैली और प्रतिनिधित्व शैली उच्च स्तर की परिपक्वता वाले अधीनस्थों के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ ये परिपक्वता से अभिप्राय कार्मिकों या अधीनस्थों की आयु, संगठन में उनके स्थायित्व से नहीं बल्कि कार्य करने की इच्छा, उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तत्परता और संगठन में प्राप्त अनुभव से होता है। और अंतिम जो विचारधारा दृष्टिकोण है वो XY विचारधारा है। डगलस मैकग्रेकर ने ये XY थ्योरी विकसित की थी। उसी XY थ्योरी विचारधारा के अवधारणा के सिद्धांत से संबंधित एक सिद्धांत ही मानकर चलता है कि जिसमें मैकग्रेकर कहते हैं कि व्यक्ति कामचोर है, आलसी है, रूढ़िवादी है और काम से जी चुराता है, जबकि वाई थ्योरी ये मानकर चलती है कि अधीनस्थों में काम करने की प्रवृत्ति होती है, उत्साह होती है, अधीनस्थ आशावादी होते हैं, कर्मठ होते हैं, कार्यशील होते हैं, परिश्रमी होते हैं और उनको प्रोत्साहन और संबल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से नेतृत्व के इन सिद्धांतों, इन विचारधाराओं के आधार पर 6 प्रकार की ये प्रमुख विचारधारा हैं जो नेतृत्व की ये दृष्टिकोण को बताते हैं। नेतृत्व के गुण। कोई भी संगठन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो उस नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण, उसके नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के कुछ सफल गुण होने चाहिए। सफलता के लिए आवश्यक है कि वो नेतृत्व संबंधी व्यक्तिगत गुणों की आवश्यकता रहती है। उनमें प्रमुख हैं, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में आत्मविश्वास होना चाहिए, संप्रेषण या संचार करने की क्षमता, ज्ञान, योग्यता होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, उसको संदर्भ होना चाहिए, सभी अधीनस्थों की जानकारी होनी चाहिए, उसको एक सहिष्णु होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को समझ सके, और आत्मविश्वास होना चाहिए, सत्यनिष्ठा से कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और उसको सद्भावना या नैतिक दृढ़ता या सच्चाई के पर आधारित होना चाहिए। उसमें निर्णायकता होनी चाहिए, यानी कि निर्णय
लेने की क्षमता और निर्णयों पर अड़िग बने रहने की क्षमता भी होनी चाहिए। उत्साहित करने की योग्यता यानी कि अधीनस्थों को, अनुयायियों को प्रभावित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से उसमें साहस होना चाहिए। उन कार्यों को जो ठीक समझता है, नैतिक साहस या बल से ही उन कार्यों को सही निर्णय तक पहुंचाने की सामर्थ्य होनी चाहिए, वो साहस के रूप में चिन्हित होती है। विचारों में निरोधशीलता होनी चाहिए, यानी कि कार्य करते करते व्यक्ति को सामाजिक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन करने की सामर्थ्य, परिस्थितियों, बदलते परिवेश को समझने की क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार से उत्तरदायित्व, एक अच्छा नेता हमेशा उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता रखता है, तो क्षमता भी होनी चाहिए। उसको एक अनुभूति, यानी कि एक नेता दूसरे व्यक्ति या अधीनस्थों की भावनाओं, समस्याओं, जिज्ञासाओं, हितों, परिस्थितियों को समझने की अनुभूति रखने वाला नेतृत्व होना चाहिए। और नेतृत्व में एक समझदारी भी होनी चाहिए कि अनुयायियों को अधिक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से समझा सके और उनके कार्यों को समुचित रूप से समन्वित कर सके। इसी प्रकार से अच्छा निर्णय लेने की सामर्थ्य भी अच्छे नेतृत्व के लिए आवश्यक है कि सोचने समझने की क्षमता हो, तथ्यों को, सूचनाओं को, संदर्भों को समझने की जिज्ञासा और ज्ञान होना चाहिए। तो इन गुणों से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक नेता इन गुणों से युक्त है तो अच्छा प्रशासक होता है। वह ये उसके आंतरिक या आवश्यक गुण कहे जा सकते हैं, जिससे उसकी सफलता या संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो अधीनस्थों से पर्याप्त संगठनात्मक हितों के संदर्भ में सहयोग प्राप्त कर सकता है और एक सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।